बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम वेक्टर्स करते हैं। वेक्टर्स पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। मैंने इस लेक्चर्स को बड़ा प्रिसाइज फॉर्म में और इजी फॉर्म में डिजाइन किया है। अगर आप ये लेक्चर शुरू से एंड तक जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और इसके साथ रहेंगे तो आपको वेक्टर कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर वैसे तो वर्तमान बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही समरी टाइप और प्रिसाइज फॉर्म में इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इसको गो थ्रू करें स्टार्ट टू द एंड, बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ जाए। और फिर एंड पे मैंने इसको 6-7 क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किए हैं इस तरह से, जो पेपर 2 में डिफिकल्ट क्वेश्चन समझे जाते हैं वेक्टर्स को, उनको हमने शामिल किया है ताकि उसमें हम प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद वेक्टर के क्वेश्चंस को कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसके कुछ ट्रिक्स हैं। उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर इसे किया जाए तो ये फिर बहुत इजी हो जाते हैं। तो आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे और वेक्टर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो नाउ कम टू द पॉइंट। वेक्टर इन टू डायमेंशंस। टू डायमेंशंस का मतलब होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इस तरह से, ये प्लेन फिगर्स होती हैं। Quantities which have only magnitude such as area, volume, time, etc. are called scalar quantities. ऐसी quantities जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, these are called scalar quantities. Quantities which have both magnitude and directions are called vector quantities such as velocity, acceleration, weight, force. Always force applied to a some particular direction. तो इसको हम वेक्टर कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज को जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ अ शिप फ्रॉम पी टू क्यू। एक शिप है जो पी से क्यू की तरफ चला गया। ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, डिनोटेड बाय पी क्यू एंड रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखें, वेक्टर को अंडरस्टैंड कर लें, ये तो है फिजिकल स्टेटमेंट, लेकिन जब मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के अंदर हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में आते हैं तो वहां एक लाइन सेगमेंट होता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन प्रेस डालते, ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास ए बी एक लाइन है, ए से बी तक ये एक कुछ डिस्प्लेसमेंट है इसकी। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्टेड कर देते हैं, ऐसे एरो हेड डाल देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर, ये वेक्टर बनता है। इसी तरह से पी क्यू भी एक वेक्टर है जब इसमें डायरेक्शन आ जाती है। और इसकी ये पी टू क्यू, आप इसे क्यू टू पी नहीं कह सकते, वो नेगेटिव हो जाएगा इसका। तो पी टू क्यू, ये पी क्यू ये एक वेक्टर है, और वेक्टर के जब भी आप लिखेंगे मैथमेटिकली ऊपर ये एरो पुट करेंगे इसके। इसी तरह से ये ए भी वेक्टर है, जब आप इस किसी भी लाइन सेगमेंट को डायरेक्टेड कर देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, तो वो एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है। इसे हम इस तरह से ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज अ, जब ये वेक्टर होता है तो जो आपका ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग है, जैसे पी है, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और टेल ऑफ द वेक्टर। और क्यू इज अ टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और हेड, इसे हेड भी कहते हैं, टे और टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं या टेल भी कह देते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर, एंडिंग पॉइंट। मोर अ वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड बाय द बोल्ड लेटर। और वेक्टर्स को हम ए बी सी डी इस तरह से बोल्ड लेटर से भी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अब देखें कि जब एक वेक्टर को आप एक्सप्रेस करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो डेफिनेटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है। जब एक पॉइंट पी से क्यू तक मूव करता है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है। ये टू रेफरेंसेस में करता है, टू डायमेंशन में। जैसे आप स्टेयर्स पे मूव करते हैं तो एट ए टाइम आप कुछ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस करते हैं, इस तरह टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर की ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। तो और इस कंपोनेंट को हम फिर एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर्स की जो डिस्प्लेसमेंट है, जब हम उसे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ये एक वेक्टर हमने बनाया हुआ है, ये एक पॉइंट ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, ये वेक्टर ए बी है आपका। पॉइंट ने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मूव किया और बी पे चला गया, तो इसने एट ए टाइम टू डिस्प्लेसमेंट किए हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो आप अगर बॉक्सेस को काउंट करते हैं तो इसकी ये 3 डिस्प्लेसमेंट है और ये 2 डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट को, वेक्टर को हम फिर इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में, ये आपके मैट्रिक्स फॉर्म है, और इस मैट्रिक्स फॉर्म में ये ऊपर हम एक्स को लिखते हैं, नीचे वाई डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जब हम मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 कॉलम होता है, 2 रोज होती हैं, जिसमें एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन क्योंकि हम यहाँ वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स अब आपका
ये एक्स और वाई जो है ये आपका कॉलम वेक्टर्स, इसे हम कहेंगे कॉलम वेक्टर, क्योंकि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल 3 यूनिट है और वर्टिकल 2 यूनिट्स है, तो फिर हम इसको 3 और 2 इस तरह से लिखेंगे। तो रिमेंबर कि ये दीज आर द कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास। एक होता है कोऑर्डिनेट्स, जब आपके पास कोई पॉइंट होता है ए बी, तो ये ए बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स इज अ पॉइंट इन द प्लेन। कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं वेक्टर की, ये पॉइंट नहीं होते, ये होता है यहां से ए से लेके बी के एंड तक हॉरिजॉन्टल की कितनी डिस्टेंस बनती है और ये राइजिंग में कितना बनता है, इसको हम जो है वो कंपोनेंट्स कहते हैं। एंड ये देखिए यहाँ मेंशन भी है, एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, वाई वर्टिकल कंपोनेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी। अब उसके बाद आए आगे मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर। जब एक वेक्टर होता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट होता है, तो फिर हम इंटरेस्ट, हमारी इंटरेस्ट होती है कि इसकी लेंथ कितनी बनती है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट द लेंथ ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को हमने फाइंड करना होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी डिनोटेड बाय दिस, इस तरह से दो लाइनें लिखकर देखें, याद रखें कि सम टाइम वो वर्ड लेंथ का यूज करेगा, सम टाइम नहीं करेगा, सम टाइम वो इस तरह से ये लाइन डालेगा इस तरह से, इसका मतलब ही लेंथ ऑफ द लाइन होता है। या इस तरह से ये दो लाइनें डालेगा पैरेलल, इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। और यही होता है आपके पास जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, जैसे आप पैथागोरस लगाते हैं, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, क्योंकि यही आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन डिस्प्लेसमेंट से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वन है, यहाँ पे एक्स टू है, तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाती है, जिसे हम 3 कह देते हैं। जैसे यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4, 4 - 1, तो ये 3 बनती है। इसी तरह से ये 1 2 3, तो 3 - 2, ये 1 जो है ये 2 बन जाती है। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास √13 आता है। नोट दैट यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ख्याल रखें जब भी आपने कंपोनेंट वेक्टर बनाना होता है। राइटवर्ड एंड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जब कोई वेक्टर मूव करता है, जब कोई पॉइंट एक, कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है, अगर उसकी मूवमेंट राइटवर्ड और अपवर्ड होगी तो वो पॉजिटिव कंपोनेंट्स देगा हमें। लेकिन अगर यही वेक्टर अगर हम इस तरह से ले लेते, यहां से ऐसे ले लेते ये, तो इसने यहां से यहां तक आने के लिए कुछ लेफ्टवर्ड और कुछ डाउनवर्ड मूव किया, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड, तो फिर वो आपका कंपोनेंट नेगेटिव होगा, माइनस के साथ लेंगे। उसके बाद आए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वो आपके पास इक्वल वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स ए बी सी हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। अगर हम इसे कॉलम वेक्टर्स में देखें, तो आपके पास कॉलम इस तरह से होते हैं, दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं, कॉलम दो कॉलम वेक्टर्स इक्वल हैं, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे और वाई कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली आगे, ऑपोजिट आर नेगेटिव वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट या नेगेटिव कहलाते हैं व्हेन दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड, लेंथ में सेम हो। ए एंड ए माइनस ए हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेंथ तो वही बनती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से जाए, फर्क क्या 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी स्टार्टिंग ए है और इसकी एंडिंग बी है, इसी तरह से ये बी ए होगा, तो ये वेक्टर आपके पास, पहला वेक्टर जो है वो आपके पास ए बी है और दूसरा वाला वेक्टर आपके पास बी ए है। अब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल के लिए तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इनको इक्वल लिखना चाहते हैं, तो देन यू विल राइट इट कि आप ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम माइनस लिखेंगे। इफ पी क्यू देन नेगेटिव वेक्टर माइनस पी क्यू। अगर आपके पास कोई कॉलम वेक्टर में दिया हुआ है और आप उसका नेगेटिव वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो सिंपली उसके कंपोनेंट की साइन चेंज करेंगे। दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस कर देंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, उसे प्लस कर देंगे। इसी तरह आर एस माइनस आर माइनस एस बन जाएगा। तो ये नेगेटिव वेक्टर इस तरह हम बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, ये अभी स्टार्टिंग में 3 4 5 डेफिनेशन है, इनको अंडरस्टैंड करें ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जो
या तो सेम डायरेक्शन में होते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन लेंथ मैटर नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पे आप इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं, तो ये आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन भी है और इक्वल लेंथ भी है, ये तो इक्वल हो गए। लेकिन अगर आप असेंबली ग्राउंड में, जब आप असेंबली होती है, तो किसी क्लास की लेंथ जो है वो लंबी होती है और किसी क्लास की जो लाइन है वो शॉर्टेस्ट होती है। तो दीज आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस बनती है इस तरह से आपके। तो नाउ, और ये ऑपोजिट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इस साइड पे मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो इस साइड पे मूव कर रहा है, दीज आर पैरेलल लाइन। जैसे मोटरवे पे ट्रैफिक जो है वो पैरेलल चल रही होती है, लेफ्ट साइड पे जो है वो अपवर्ड जा रही होती है और राइट साइड पे डाउनवर्ड आ रही होती है। तो ये पैरेलल होती है, उसमें लेंथ मैटर नहीं करती। तो ऐसे वेक्टर जो अपोजिट या सेम डायरेक्शन में हो, दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, देयर इज नो मैटर ऑफ द लेंथ। अब ये आपके पास ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट या सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट और ऑपोजिट और पैरेलल में फर्क है। देखें, पैरेलल इस तरह से होती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये वेक्टर और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दीज आर डिफरेंट इन डायरेक्शंस, ये पैरेलल नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है एक दूसरे के। तो नाउ इन जनरल, अब जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, रिमेंबर, जैसे ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो देयर इज ए बी इज टू टाइम ऑफ ई एफ, -2 टाइम ऑफ ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए बी -2 टाइम ऑफ 2, ई एफ का 2 टाइम है, तो ये -2 टाइम ऑफ ई एफ, क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लिख रहे हैं हम। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल, याद रखें कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दे आर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, उन दोनों के कंपोनेंट सेम होंगे, सिर्फ कांस्टेंट नंबर का फर्क होगा। वो 2 टाइम, 3 टाइम, फ्रैक्शन टाइम, 1/3, 2/3, 5/3, इस तरह से कुछ जो है वो आपके पास हो सकता है। ए बी एच ऑफ ई एफ इज के टाइम, जब आपके पास ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन में हो। नोट दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दे कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो वो हम एक कांस्टेंट मल्टीपल में इक्वेशंस में लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके कंपोनेंट वेक्टर्स में या अपने कॉलम वेक्टर्स में ए वेक्टर ये है, तो अगर हम इसे वेक्टर्स को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कंपोनेंट के से मल्टी, इसे हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो ये के टाइम हो जाता है वो वेक्टर्स जो है, ये सेम इन मैग्नीट्यूड भी उसकी के टाइम, लेंथ भी के टाइम हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एडिशन। देखें, एडिशन वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स, ये दो किस्म के आपके पास प्रोसीजर हैं। मैं मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एडिशन वेक्टर से स्टूडेंट को गाइड करता हूं कि एडिशन वेक्टर से और हेड टू टेल रूल से करें। हर क्वेश्चन हेड टू टेल रूल से हो जाता है और इजी रहता है। तो देखें, यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम, जब ट्राइंगल लॉ करते हैं तो एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, फर्स्ट की हेड पे दूसरे को वेक्टर को बी को अपने अटैच करना है। ये हेड टू टेल बन गया आपके, यानी कि इसकी ए की हेड पर बी की टेल है, तो इनका रिजल्टेंट फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड, फर्स्ट के स्टार्टिंग और लास्ट की एंडिंग को ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर हम इसे कंपोनेंट टाइप देखते हैं, तो ये वेक्टर के 1 2 3 4 और 2, ये 4 2 इसकी बनती है। बी की देखते हैं तो ये राइटवर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो -3 डाउनवर्ड, 5 राइट, 3 डाउन, तो ये बी बनता है। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आपके पास देखें, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 1 डाउन आया, तो ये देखें इनका सम करके भी वही आता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो हेड टू टेल रूल से होती है और इस तरह से हम ऐड करते हैं, ये रिजल्टेंट ए बी होता है इसका। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब आप इसे लेटर में सॉल्व करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को जब लेटर में सॉल्व करते हैं, वी डिफाइन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए बी, ये आपके पास ए बी है, बी सी आपके पास ये बी है, और ए प्लस बी, जब आप इस तरह से इसको ऐड करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू ए सी, तो ये आपके पास यहां से ये आपके पास आ गया। तो ये जब आपके पास ए बी, देखिए ए बी और बी पे ये जो वेक्टर बी है, इसकी जो स्टार्टिंग है, टेल है, वो बी के ऊपर ही अटैच है। तो जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके ये मिडल लेटर लाजमी सेम होते हैं, देयर इज अ प्लस साइन बिटवीन देम। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सेंटर लेटर लाजमी सेम होंगे।
और रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट और लास्ट को मिला के रिजल्टेंट बनता है, ये ABC। तो देखें यहाँ मेंशन भी है, इन एडिशन मिडिल लेटर मस्ट बी सेम। जब आप सब्ट्रैक्शंस करते हैं, जैसे ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों की टेल ज्वाइन करते हैं हम, और रिजल्टेंट क्या होता है कि आप किसको माइनस कर रहे हैं, हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं, तो फिर रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट लेटर की, फर्स्ट वेक्टर की तरफ होती है। एंड माइनस स्टार्ट की फार्मूला यूज होता है। तो सब्ट्रैक्शंस में टू वेक्टर्स ए बी और बी सी, ये वेक्टर्स हैं। ए बी और ए सी, हमने ए बी और ए सी को आपस में जोड़ दिया, यानी कि हमने बी सी को ए सी कह दिया, तो हमने इसे जोड़ लिया आपस में, तो ये ए माइनस बी आपके पास बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये इन सब्ट्रैक्शन स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी सेम, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्टार्टिंग सेम होती है इनकी। ये आपके पास, यहां से मैं इसे दोबारा इसे नीचे कर लेता हूँ, सेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए इसकी फॉर्म जो है। ये आपके पास ए बी एंड ए सी, इन दोनों की स्टार्टिंग सेम होती है, जब भी सब्ट्रैक्शन होती है स्टार्टिंग लेटर सेम होते हैं और बीच में माइनस होता है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो एंड माइनस स्टार्ट, एंड वाला लेटर पहले आएगा और ये फर्स्ट जो बी है, फर्स्ट लेटर का जो सेकंड है, जो हेड है, वो बाद में आएगा, यहाँ पे सी बी इसका बनेगा। जैसे ये है, ये सी माइनस बी, मैंने बताया ना कि जब सब्ट्रैक्शन करते हैं टेल ज्वाइन करते हैं, और फिर ये डिपेंड करते हैं आप किसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो फिर रिजल्टेंट इस तरफ होगा सी बी, और अगर आप फर्ज किया कि बी माइनस ए कर रहे हैं, अगर बी माइनस ए कर रहे हैं तो फिर आपका रिजल्टेंट इस फॉर्म में होगा, ये बी सी बन जाएगा फिर। तो ये आपके पास इसके स्टार्टिंग जो है सेम होते हैं। अब देखें ये आपके पास आ गया। अब जो डेफिनेशन हम करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। मैं सिर्फ दो टिप्स आपको दे रहा हूं, एक एडिशन वेक्टर्स की, कि जब भी एडिशन वेक्टर्स होगा तो आपके पास ये वाली इक्वेशन, ये पाथ आप बनाएंगे हेड टू टेल का। बाकी तो स्टार्टिंग डेफिनेशन सिंपल है, और कॉलम वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन जो है वो पोजीशन वेक्टर्स की है, उसको आप अंडरस्टैंड करें। अगर आप ये दो डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हो तो वेक्टर बहुत इजी हो जाता है। फिर मैं क्वेश्चन में इसकी ट्रिक जो है वो आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। देखें, पोजीशन वेक्टर, लेट अ पॉइंट एक्स वाई, फर्ज किया ये एक पॉइंट है एक्स वाई, ये इन प्लेन रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ, ये एक पॉइंट है, और वो फॉर्म पोजीशन वेक्टर ओ ए। फर्स्ट क्या, ये एक पॉइंट है ए बी, ए एक्स वाई एक पॉइंट है, हम इसको ए को ओरिजिन से ओ से ज्वाइन करके ये एक वेक्टर बना लेते हैं। तो ये एक ऐसा वेक्टर प्लेन में जो किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करे, जो वेक्टर बनता है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये ओ ए एक वेक्टर बन गया, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसी तरह बी भी एक पॉइंट है, बी को जब हम ओरिजिन से ओ से ज्वाइन करते हैं और इससे जो वेक्टर बनेगा, ज़ाहिर है ओ से बी तक ये एक डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, तो ये ओ भी इसका पोजीशन वेक्टर। तो सिंपली प्लेन में जितने भी वेक्टर जो रिलेटिव टू द ओरिजिन होते हैं, जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये ए भी एक वेक्टर है, दिस इज नॉट पोजीशन वेक्टर, ये प्लेन वेक्टर है। ये पॉइंट प्लेन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ओरिजिन तक नहीं है, इसलिए ये ए भी प्लेन वेक्टर है। ओ ए एंड ओ बी एक, दीज आर पोजीशन वेक्टर। अब देखें मैं यहाँ पे, ये हमने इसको देखो ये लिख भी लिया इसका ओ ए एक्स वाई, तो ये 2 और 4 इसकी कंपोनेंट्स बनते हैं, और ये आपके पास 8 और 2 बनते हैं इसके कंपोनेंट। इसी तरह से देखिए, अब मैंने बताया था कि मैं आपको टिप दे रहा हूं कि एक तो एडिशन वेक्टर्स की इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तीसरा ये कि आपका पोजीशन वेक्टर, कोई भी प्लेन में कोई वेक्टर है उसको आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी वेक्टर इन अ प्लेन कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए यहां अंडरस्टैंड करें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बना हुआ है कि प्लेन में कोई भी वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल ये 3 वेक्टर जोड़कर हमने ये ट्राइंगल्स बना लिए। अब मैं यहाँ ओ से स्टार्ट कर लेता हूं, तो ये एक वेक्टर आपके पास ओ ए है, ओ ए की हेड पे हमने ये वेक्टर ए बी रखा हुआ है, ये ए बी, ये देखें दोनों के मिडल सेम हो गए, ये एडिशन बन गई है। और फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक हेड टू टेल रूल वेक्टर बन गया, ये हेड टू टेल रूल बन गया एडिशन वेक्टर्स में। अब क्या है कि अगर हम ये पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के पास ले जाएं तो ए बी वेक्टर आपके पास ओ बी माइन, जैसे अलजेब्रा में करते हैं, ओ ए के इक्वल हो जाएगा। तो देखें ए बी, ये एक वेक्टर है जिसका एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए है, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी है। तो ये ए बी वेक्टर्स जो है वो दो पोजीशन वेक्टर से मिलकर बना है,
तो इसका मतलब है ए बी वेक्टर्स को उसके पोजीशन वेक्टर में हमने ये एक्सप्रेस किया हुआ। तो वेरी सिंपल, ये आपकी थर्ड डेफिनेशन है, ये थर्ड ट्रिप है जो मैं आपको दे रहा हूं। पहली तो एडिशन है कि जब भी दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो उनका मिडल सेम होता है और हम ए सी उसका रिजल्टेंट बनाते। तीसरा ये है, दूसरा ये है कि आपके पास पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू द ओरिजिन होता है। तीसरी टिप ये है कि एवरी वेक्टर, प्लेन में कोई भी वेक्टर हो उसके उसके पोजीशन वेक्टर में इस ऑर्डर में लिखते हैं, ए और बी। बी का पोजीशन वेक्टर बाद पहले लिखेंगे, माइनस के बाद पहले वाले ए का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। एवरी वेक्टर इन अ प्लेन कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। देखें फॉर एग्जांपल पी क्यू आपके पास है एक वेक्टर, अब चाहे डायग्राम नहीं है, अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी, ये मेथड होगा उसका। इसी तरह फर्ज किया आपके पास एल एम एक पोजीशन वेक्टर, एक वेक्टर है प्लेन में, अगर हम इसको इसकी पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो ओ एम माइनस ओ एल, ये इसका मेथड होगा लिखने का। तो रिमेंबर कि जब भी आप किसी पोजीशन वेक्टर्स को इस तरह से एवरी वेक्टर, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर से सॉल्व होते हैं, तो आपको फर्ज किया एक्स वाई है तो राइट इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म ओ वाई माइनस ओ एक्स, बाद वाले लेटर के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले लेटर का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है आपने। दिस इज वे टू एक्सप्रेस अ पोजीशन, अ वेक्टर इन अ पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन, बहुत इजी है और ये बस यही प्रीसाइज फॉर्म में यही वेक्टर सारा है। जहां जहां कोई क्वेश्चन होगा मैं उसके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेरी सिंपल देखें, ये आपके पास है यहां से पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में। ए बी ये वेक्टर है प्लेन में, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी। तो वेरी सिंपल, हमें पता है कि ए बी ये वेक्टर गिवन है 6 - 3। याद रखें जब आप कॉलम वेक्टर लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह से भी लिख देते हैं या फ्रैक्शन बनाते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये फ्रैक्शन नहीं होते, ये कंपोनेंट्स होते हैं। और अब देखिए मुझे इसे सॉल्व करना है। एवरी वेक्टर इन अ प्लेन कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म ओ बी माइनस ओ ए, इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि हर वेक्टर को पोजीशन, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ओ का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे ओ ऑलरेडी आपके पास है, तो ये आपके पास है -4 और 7। तो बिल्कुल अलजबरा की तरह जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इसको उधर जाके ऐड कर दें, ओ बी और 6 - 3 प्लस -4 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये -2 देगा आपको, ये इसके साथ होकर 4 दे देगा आपको। ये ओ बी। अब देखें एक चीज और मैं ये बता दूं कि जब भी कोई पोजीशन वेक्टर होता है ये रिलेटिव टू द ओरिजिन होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे ये पोजीशन वेक्टर होता है, लेकिन वो ये भी कह सकता है कि इसने तो यहाँ पोजीशन वेक्टर पूछा, लेकिन वो ये भी कह सकता है बी के कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या। तो पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, पॉइंट्स को ऐसे लिखते हैं, तो आप फिर उसका वही एज इट इज प्योर वही आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी तरह वो कहता है इसकी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तो आपके पास ए बी ये है 6² -3², तो ये आपके पास बनेगा 36 और 9, तो ये √45 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली वो कहता है ए बी इज इक्वल टू 3 CB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो वेरी सिंपल, देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। ये जैसे अलजबरा में होता है, ये 3 का मल्टीपल है, मैं इस 3 को यहाँ डिवाइड करता हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास ए बी है, मुझे ये इजी लगेगा। ये ए बी की जगह हम इसका वेक्टर रख देते हैं। ये कांस्टेंट मल्टीपल है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सी बी, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये तो मेरे पास है, ये तो मैं लिख सकता हूं इस तरह से। ए बी तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने हर वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 कर देगा, यानी कि ये 1/3 इंटू 6 और ये 1/3 इंटू -3, ये आपके पास होगा। दिस इज ओ बी, और ये ओ बी तो ऑलरेडी आपके पास है, ओ भी तो ऑलरेडी आपके पास है, वो है आपके पास, अभी आपने फाइंड किया 2 4। और ये ओ सी, इस ओ सी को इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ओ सी अलजबरा की तरह से 2 4, ये बनेगा आपके पास 2
और ये से कैंसिल -1, तो ये सिंपली इधर आके 2 एंड -1 ये हो जाएगा। दिस इज 0 एंड 5, तो ये आपके पास आएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट आपके पास बनेंगे 0 5, ये बी के कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके पास। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैंने ये डिजाइन किया, कुछ स्टार्ट में एक दो क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, कंपोनेंट टाइप हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसे देखना है और ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। आप शुरू स्टार्ट टू द एंड जो है वो इसको करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुए तो मुझे इस नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे पास। तो नाउ सिंपली इन दिस क्वेश्चन यू मे यूज द ग्रिड बिलो टू हेल्प यू। पी पॉइंट पी हैज पोजीशन वेक्टर, यानी कि जब ये पोजीशन वेक्टर की बात करता है, इसका मतलब है ये ओपी है आपके पास, ओपी। और इसी तरह से क्यू हैज पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब है ये आपके पास ओ क्यू है, जो पोजीशन वेक्टर की कहता है। पी क्यू फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल सेम स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था ना कि दो तीन बातें याद रखें कि एडिशन कैसे बनाना है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। बस ये तीन बातें याद रखें आप, पूरा वेक्टर सॉल्व हो जाता है। तो वेरी सिंपल, ये आपके पास एवरी वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी। फिर मैं रिपीट कर, तीन बातें याद रखें वेक्टर में कि एडिशन हेड टू टेल रूल कैसे बनता है, उसका पाथ, दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और तीसरी बात ये कि आपने एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो ये आपके पास 8 -3 -4 एंड 2, आई थिंक ये 2 है, मेरे पास थोड़ा सा ये हाइड हो रहा है किसी वजह से। यस 2। ओके, सिंप्लीफाई इट। तो ये आप इसकी वजह से ये इसको 8 -4 ये 4 देगा, -2 -3 ये -5 दे देगा। जैसे आप नंबर को सॉल्व करते हैं, एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के साथ ऐड होगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड तो वेरी सिंपल, 16 + 25, वो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास 41 हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। अब देखें भाई, यहाँ एक थोड़ी सी नई चीज वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। आखिर पी क्यू एक वेक्टर है, लेकिन एक लाइन भी तो है ना, तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन आपके पास डेफिनेटली आपको पता है, जनरल इक्वेशन फॉर्म आपके पास mx + c होता है। अब हमें इसको इक्वेशन बनाना है, तो मेरे पास एक तो ये ग्रेडियंट होना चाहिए, और एक ये इंटरसेप्ट होना चाहिए आपके पास, वाई इंटरसेप्ट। अब ग्रेडियंट कहां से आएगा, देखिए पी क्यू ये एक वेक्टर है आपके पास, ये फाइंड किया आपने। पी क्यू वेक्टर आपके पास वो ये है 4 -5। देखें, ये जब आप एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ये वही चीज है, क्योंकि जब आप वेक्टर्स को बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वेक्टर बनाया, ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक, तो एक्चुअली वो जो एक्स वाई हम लिखते हैं कंपोनेंट, वो यही चीज होती है, x2 - x1। ये दो पॉइंट्स की हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे होते हैं, y2 - y1। इसमें x ऊपर होता है, y नीचे होता है, लेकिन अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है तो हम यही ले लेंगे ऊपर, y2 - y1 और x2 - x1। तो वेक्टर फॉर्म में ये जो है, ये वैल्यू, ये x2 - x1 के इक्वल है, ये y2 - y1 है, बल्कि ये उसने सब्ट्रैक्ट करके लिखा होता है। तो इजीली आप इसको -5/4, ये ग्रेडियंट बन गया। अब आपके पास यहां से, क्योंकि ये पी क्यू है और ये पोजीशन वेक्टर है, अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो पी पॉइंट फिर क्या होगा, पी पॉइंट यही एक्चुअल यही पी पॉइंट होता है। पी पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया ना कि पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू द ओरिजिन होता है, तो जो पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, या जो कंपोनेंट्स होते हैं वही पोजीशन, वही उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब इसके अंदर आप पुट करेंगे, यहाँ पे हम ये y की वैल्यू 2 पुट कर दें, और ये -5/4 आपके पास ग्रेडियंट आ गया है, x की वैल्यू 4 आ गई है, +6, ये इससे कैंसिल होगा, -5 उधर जाके ऐड होगा, तो c की वैल्यू 7 आ गई। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -5/4x + 7। लेकिन इक्वेशन को ऐसे नहीं छोड़ा करते, इक्वेशन को क्यूट फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में। समटाइम वो क्या भी देखता है, नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो वेरी सिंपल, देखें इस क्वेश्चन को जरा, नॉन फ्रैक्शनल, ये 4 है, 4 एलसीएम लेंगे और बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 4y -5x + 28, क्योंकि ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको इस तरफ ले आए, 5x +
4y इज इक्वल टू 20। ये इसकी ब्यूटीफुल फॉर्म है, क्यूट फॉर्म है इक्वेशंस की। ओके, अब वो कहता है कि नेक्स्ट पार्ट, Q is a midpoint of line PR. Find the coordinates of R. R के कोऑर्डिनेट्स बताएं। देखें ये इस टाइप से, चाहे आप चाहे तो ग्रिड को यूज कर सकते हैं, ये इस तरह से है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, यहाँ P है, यहाँ R है और Q मिड में है ये। अब P के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास ऊपर वहां पे मौजूद है। P के कोऑर्डिनेट, चले हम इसको सामने ले आते हैं, ये यहाँ पे कर लेते हैं हम इसे। पी के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास ये होंगे, जो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वही कोऑर्डिनेट होते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे 8 एंड -3, और आर के कोऑर्डिनेट हम ए भी रख लेते हैं। अब हम पी आर का मिड लेते हैं, क्योंकि क्यू मिड है, तो मिड ऑफ पी आर हम फाइंड करेंगे उस पार्ट में। मिड ऑफ पी आर, पी आर का मिड क्या होता है जी आपके पास, x1 प्लस x2/2, ये मिड पॉइंट के लिए। y1 प्लस y2, ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट न्यूमेट्री भी टच आ रहा है, तो यहां से आपके पास ये 4 प्लस a/2, और ये इसी तरह से 2 प्लस b/2। ये पी आर का मिड है, लेकिन पी आर का मिड तो ये है 8 और -3, क्यू है। तो हम कंपेयर कर लेंगे, जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग इनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो वेरी सिंपल, यहां से हम इसको ले लेते हैं, ये आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसे। यहाँ चलिए इधर कर लेते हैं, 4 प्लस a/2 इक्वल टू 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस a इक्वल टू 16, a की वैल्यू 12, 4 उधर जाके माइनस हो गया। इसी तरह से आप इसको ले लें, ये आपके पास 2 प्लस b/2 इक्वल टू -3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, b की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास, तो r के फिर कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 12 एंड -8, ये आपके पास आर के कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैंने इसको डिजाइन किया है 5-6 क्वेश्चंस के लिए, जो थोड़ा से चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट में 2-3 क्वेश्चन मैंने कंपोनेंट वाइज रखे हैं, ताकि आपको जरा हैबिट डेवलप हो जाए। आप देखें ये इस क्वेश्चन के अंदर डबल टच है, एक तो इजी पार्ट है, फिर उसके बाद आप पूरा वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा कि जे के ये कॉलम वेक्टर है, के एल ये है, एल एम ये है, जे एम फाइंड करना है। देखिए के एल ये दोनों मिडल सेम है, फिर एल एल सेम है, तो आप इनको हेड टू टेल रूल बनाए, के एल और एल एम। देखिए हेड टू टेल रूल आपस में ज्वाइन हो रहा है, और फाइनल क्या होगा, जे एम इसका जो है वो फाइनल आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे वो ऐड करने के लिए कह रहा है। हेड टू टेल रूल ऐसे है, जैसे के एल और एल, यहाँ पे एम बनता है ये, और ये स्टार्टिंग, ये इसकी रिजल्टेंट बनती है। ऐसे 3 वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं हेड टू टेल से, ये 3 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। तो नाउ सिंपली प्लस 4-2 प्लस -1 3, ये आपके पास आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास 6 और ये 5 देगा आपको, ये 3 और 3 6 दे देगा। तो दिस इज फाइनल आंसर। अब वो कहता है इसकी आपने के एल की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये ऑलरेडी ये देखें सिंपल, हमने लास्ट में क्वेश्चन किए सिंपल, x² + y² 16 + 4, तो ये 20, ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इस वेक्टर को सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, जब भी आपके पास वेक्टर का क्वेश्चन आया डायग्राम में, आप हेड टू टेल रूल को अप्लाई करें, बस हर क्वेश्चन हेड टू टेल रूल से सॉल्व हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखें ये, और जब भी वेक्टर का क्वेश्चन आए, आप पूरी स्टेटमेंट को केयरफुली अंडरस्टैंड करें, रीड करें। इन दी डायग्राम ओ ए, ये यहां तक ए है, ओ बी ये आपके पास बी कंपोनेंट है, सी इज द पॉइंट सच दैट ओ ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, और ए सी टू ए ओ ए, यानी कि ये आपके पास ए है तो ये 2a है आपके पास, ये डबल है उससे। E इज द पॉइंट सच दैट, E ऐसे एक पॉइंट है जो इक्वल टू ओ डी, यानी कि ये यहां तक ये दोनों इक्वल है, ये और ये लाइन इक्वल, ओ डी हाफ ऑफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। ओ बी है तो ये आपके पास पूरा बी है, तो ये b/2 होगा।
एक्सप्रेस सिंपली एज इन टर्म ऑफ ए एंड बी। देखिए मैं, ये आपको वेक्टर ए डिफाइन करना है, वेरी सिंपल। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं हमेशा हेड टू टेल रूल से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ इसी तरह से करे। जब भी आपके पास कोई वेक्टर फाइंड करना हो, जैसे ए डी, ये दो लेटर हैं ए और डी, आप ये समझें कि आप ए पे खड़े हुए हैं और आपने इस डी के पास जाना है। यहाँ पे वेरी सिंपल, ये कि आप इस ए पे खड़े हुए हैं और आपने इस डी पे जाना है। ये डी, तो पाथ डिस्क्राइब कर लें, लेकिन ये तो फाइंड करना है ना। आप ए से पहले ओ पे जाएंगे तो पाथ लिखें ए ओ, इजी हो जाता है इस तरह से। ये हेड टू टेल रूल ओ डी, हर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अब देखें ओ ए जो है वो ए है, तो ए ओ जो है ओ ए है, ए ओ उसका नेगेटिव वेक्टर बनता है तो माइनस ए, और डी इज द मिड ऑफ ओ बी, तो ये हाफ बी बाई टू। तो ये आपके पास सिंपली ये वाला पार्ट। सिमिलरली ई बी फाइंड करना है, ई बी। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप हेड टू टेल रूल बनाए। ई और बी दो लेटर्स हैं, आप समझे आप ई पे खड़े हुए हैं और आपने बी के पास जाना है। बस ये मेरी स्टेटमेंट जेन में रखें आप लोग कि ये ई से आपने बी पे जाना है। हेड टू टेल रूल बनाए, पाथ डिस्क्राइब कर लें। ये ई से आप गए सी पे पहले, फिर आप गए हैं वहां से सी से ओ पे चले गए, पाथ बना लें, आपने बी के पास जाना है ना, और फिर वहां से आप ओ बी पे आ गए, ये पाथ बन गया। जब पाथ बन गया तो सब्स्टिट्यूट, ईसी क्या है अभी ऊपर बताया, ईसी ओडी है, ओडी क्या है हाफ ऑफ बी है, बी बाई टू, सेम डायरेक्शन में ईसी और ओडी। और ये उसके बाद क्योंकि उसने कहा है ई इज सच दैट कि ईसी ओडी इक्वल है, तो जितना ईसी होगा उतना ही ओडी होगा। ये बी बाई टू है क्योंकि पूरा ओ बी जो है वो बी है और डी मिड है उसका, ये बी बाई टू है, ये भी बी बाई टू होगा आगे। इसी तरह से सीओ, सीओ देखिए ये ए है और ये टू ओ ए के इक्वल है, तो ये टू ए है, तो सीओ क्या होगा माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री ए प्लस ओ डी, ये उसके बाद ओ बी बी है। तो वेरी सिंपल, इसको और इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास थ्री ए प्लस ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से थ्री और वन, ये टू और थ्री, थ्री बाई टू बी। अब इसमें से अगर हम थ्री बाई टू कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा टू ए प्लस बी। देखिए क्यूट फॉर्म में लिखना, यानी कि टू एलसीएम ले लिया, ये सिक्स होगा, उसमें से हमने थ्री कॉमन ले लिया और टू एलसीएम नीचे आ गया। जैसे आप थ्री कॉमन ले लें फिर टू कैल्शियम लेके थ्री बाई, तो ये मल्टीपल फॉर्म में लिखें, ये ज्यादा एक्चुअली हर क्वेश्चन को इस तरह से क्यूट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये अगर रिलेटेड होते हैं, समटाइम वहां पे ऐसी फॉर्म आ रही होती है कि आपको इनसे रिलेट करना पड़ता है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो फिर आपको उसके मल्टीपल इस तरह से नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए देखें मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने टू को एलसीएम लिया है, सिक्स ए प्लस थ्री बी, फिर मैंने क्या किया कि यहां से थ्री कॉमन लिया है तो ये टू ए प्लस बी रह गया, और नीचे डिनोमिनेटर में टू है तो ये टू नीचे डिनोमिनेटर में है क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म में। तो इस तरह हर एक की ये क्यूट फॉर्म लाजमी बनाया करें एंड पे, छोटी सी सिंप्लीफिकेशन। अब आ जाए, आपके पास ये फॉर्म हो गई है, आपके पास यहां से मैं इसको नोट कर लेता हूं क्योंकि मुझे ये स्क्रॉल करके आगे जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास ए डी है, आपके पास यहाँ पे फाइंड किया आपने माइनस ए प्लस, आप इसे कॉमन भी ले सकते हैं, आप इसकी क्यूट फॉर्म इस तरह से बना सकते हैं ताकि ये ज्यादा इजी लगे आपको। यानी कि यहाँ से आप अगर वन बाई टू कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास बी माइनस टू ए के इक्वल है, और ये आपने ई बी फाइंड किया है, ई बी आपके पास है ई बी थ्री बाई टू, टू ए प्लस बी, ये। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से ताकि हम आगे स्क्रॉल कर सकें, क्योंकि ये अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास है यहाँ से ई बी और ए डी, ई बी और ए डी, इनकी इनकी लेंथ फाइंड करनी, इनका नंबर बनाना है, ये मैग्नीट्यूड करनी है इनकी। तो वेरी सिंपल, देखिए मैं यहाँ पे ई बी क्या है आपके पास थ्री बाई टू, टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी, और
एडी, एडी आपके पास यहाँ से, ये मैं अगर इसे कॉमन लेता हूं तो ये आपके पास सिंपल यहाँ से बनता है ईबी और एडी। अब ईबी आपके पास देखिए वहां पे जो है ना वो हमने 3a को माइनस किया था, ये आप उसमें जो ना माइनस कर लें अगर नहीं है तो इसलिए ये फिर -2a आ गया। अब ये है आपके पास 3/2 बी -2a, यानी कि -2a प्लस बी। इसी तरह से ये इसकी मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से ये हमारे पास है 1/2 और b-2a। अब ये तो सेम कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से रेशियो में, तो सिंपल आपके पास 3/2 और 1/2। तो आपके पास ये 2 दोनों फ्रैक्शन जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1, 3/1 इनकी मैग्नीट्यूड आती है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते हैं। ये नंबर है तो ये मैग्नीट्यूड में यहाँ पे हम कंपोनेंट के स्केयर लेते हैं, इनके स्केयर नहीं लेने। ये सिंपलीफाई करे, यानी कि आपने लेंथ बनानी है सिंपल, नंबर चाहिए उनको। ये मैग्नीट्यूड का मतलब उनको नंबर चाहिए। तो जब रेशियोज में हम लिखते हैं, चाहे आप इसको सिंपल जो है ईबी कर लें पहले, बाद में नंबर ले लें, ऐसे ईबी कर लें, ये सेम कैंसिल हो जाएंगे। 3/2 1/2 और फिर उसके नंबर्स आ गए। इसका मतलब है कि वो नंबर चाहिए उनको, लेंथ चाहिए उसकी। तो 3 और 1 की लेंथ रेशियो है इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही वर्ड प्रॉब्लम्स का है और वेक्टर्स का। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस को मैंने कहा कि आपने 3 टिप्स याद रखिए। एक तो आपको एडिशन बनाना चाहिए, दूसरा आपको पोजीशन वेक्टर का पता होना चाहिए, और एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ओ ए बी आर पॉइंट्स विद ओ ए, ये है आपके पास, ओ बी ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पी इज अ पॉइंट ऑन ओ ए, एक पॉइंट पी है, और इस तरह से कि ओ पी इज 1/3 ऑफ ओ ए, यानी कि ये 1/3 ऑफ ओ ए है। ओ ए तो पूरा है ना, यानी कि ये 1 है और ये 2 है, ये पूरा आपके पास 3 बनता है यहां से यहां तक ये। तो ये 1/3 है, ये 2/3 है। अगर हम इसे लिखें तो ये आपके पास 1/3 ए है, ये 2/3 ए है। उसके बाद ओ क्यू आर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, क्यू इज द मिड ऑफ दिस, क्यू मिड है इसका पीबी का। पी फाइंड पी बी इन टर्म ऑफ ए बी, हमें ये पी बी फाइंड करना। देखिए फिर मैं बता रहा हूं आपको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें पी बी फाइंड करना है। मैंने बताया कि जब भी कोई वेक्टर फाइंड करना हो, ये 2 लेटर हैं, आप पहले लेटर्स पे खड़े हुए हैं, आपने बी के पास जाना है। आप पाथ बनाए तो पी से ओ जाएंगे आप, और ओ से बी पे चले जाएं। पाथ बन गया, सब्स्टिट्यूट कर लें, क्योंकि ओ पी 1/3 ए है ना, ये है ना, ये तो पीओ क्या होगा, -1/3 ओ ए, और ओ बी तो बी है, ये तो गिवन है। तो वेरी सिंपल, ये आप ए पुट करेंगे, -1/3 ए प्लस बी। तो अब इसमें से 1/3 कॉमन ले लें आप, 1/3, तो ये आपके पास बी माइनस ए, 3b-a, ये आप एलसीएम ले लेंगे ना, तो 3b, ये आपके पास पीबी आ गया। अब उसके बाद वो कहता है फाइंड ओ क्यू इन टर्म ऑफ ए बी गिवन दैट, ओ क्यू फाइंड करना है, ओ क्यू, ये ओ क्यू फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, फिर वही बात, मैं सारे क्वेश्चन हेड टू टेल रूल से सॉल्व करता हूं, और इजी रहता है। पाथ डिस्क्राइब कर लें, ओ क्यू, ओ क्यू आपके पास ये है, आप ओ पे खड़े हुए हैं तो ओ से पी पे चले जाएं, और पी से आप क्यू पे आ जाएं, ये पाथ बन गया। ओपी क्या है, 1/3 ए, ओ ए है। पीबी क्या है, पीबी हाफ है, पी क्यू क्या है, हाफ ऑफ पीबी, पीबी का हाफ है क्योंकि क्यू मिड है। तो वेरी सिंपल, इसकी वैल्यू पुट करें, 1/3 ए प्लस ये 1/2 पीबी, पीबी क्या आपके पास, ये रहा पीबी, 1/3 3b माइनस ए, सिंप्लीफाई कर लें इसे, 1/3 ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 6 आएगा, 6 इससे कर तो 1/2, ये 3 से कैंसल, 1/2b, ये 1/6 इससे मल्टी, क्योंकि ये पहले नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1/6 ए। अब ए के साथ ये सॉल्व होगा तो ये एलसीएम आप ले लेंगे, 6, 3 2 माइनस ए, और ये हाफ बी इधर। वैसे ये सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, तो ये 1/6 आ गया आपके पास, 1/6 ए
प्लस 1/2 बी। अब आप इसमें से 1/6 कॉमन ले लें, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी आपको। a प्लस 3b, ये आपके पास सिंपल। देखिए मैं इसको ये यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, पेज में आपके हाइड हो रहा है। 1/6a प्लस 1/2b, तो ये आपके पास 1/6 अगर हम कॉमन लेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा a, और ये 3 2 3 जा 6, तो ये 3b, ये फॉर्म आ गया। ये आपका ओ क्यू है। अब वो कहता है क्यू आर, आपका क्यू आर 2 ऑफ ओ क्यू है। फाइंड ए आर, शो दैट ए आर इज पैरेलल पीबी। पीबी तो ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, हमें ए आर फाइंड करना है, फिर उसको पैरेलल बाद में करेंगे हम। तो देखिए फिर वही बात, ए आर, पहले हम ए आर फाइंड करते हैं ना। आप ए पे खड़े हुए हैं, वेरी सिंपल। फिर वही वर्डिंग आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपने इस वर्डिंग को ज़हन में रखना है। ए पे खड़े हुए हैं, आपने आर पे जाना है यहाँ पे, तो पाथ लें आप, ए ओ, ये तो फाइंड करना है, यहां से डायरेक्ट तो नहीं हम लिखेंगे। ए ओ और ओ आर, ये पाथ बन गया। अब ए ओ क्या है, क्योंकि ओ ए है तो ये माइनस ए होगा, ये तो गिवन है। ओ आर क्या है, ओ आर है आपका ओ क्यू प्लस क्यू आर, क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइड है ना, ओ आर, ओ क्यू और फिर क्यू आर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे, माइनस ए ओ क्यू, और क्यू आर क्या है, क्यू आर ये रहा 2 ओ क्यू, ये मिला के बनेगा 3 ओ क्यू। 3 ओ क्यू है तो क्यू ओ क्यू की वैल्यू ये पुट कर लें यहाँ पे, माइनस ए 3 1/6 ए प्लस 3b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 3 2 जा 6, 1/2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं इसे इस जगह पे। माइनस ए प्लस, ये अब 1/2 बच गया है, तो 1/2 ए प्लस 3/2b, ये आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 आएगा, ये -2 प्लस ए, तो ये -1/2 ए, और ये 3/2b। अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आएगा 3b माइनस ए, ये आपके पास ए आर है, ए आर। अब इस ए आर और पीबी को देखें, ये आपके पास पीबी ये रहा, सेम बिल्कुल, ये पीबी, ये 1/2 3b माइनस ए है, ये 1/3 3b। अब देखिए, अगर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, अब हमें क्या करना है, हमने शुरू में पैरेलल के लिए बताया कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल होते हैं। फर्स्ट क्या सी डी कर लें, कांस्टेंट मल्टीपल होते हैं, यानी कि दे कैन बी पुट इन इक्वेशन विद द कांस्टेंट मल्टीपल, ऐसे कांस्टेंट मल्टीपल के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह से हम ये बाकी सब हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब हमने पैरेलल करना है, तो ये आपके पास यहां से पीबी, ये बस पीबी चाहिए हमें, दिस वन। अब देखिए मैं किसी तरह से भी इनको ए आर और पीबी को एक कांस्टेंट मल्टीपल में लेकर आऊंगा। वैसे तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि दोनों कांस्टेंट मल्टीपल है एक दूसरे के। देखिए यहां से मैं इसे करता हूं कि आपके पास ये ए आर इक्वल टू 1/2 3b माइनस ए है। मैं ऐसे करता हूं, इसके साथ 1/2, ये 3/3 मल्टीप्लाई कर दो, 3/3, 3/3 1 होता है ना, ये 3b माइनस ए। वैसे इस 3 को मैं इसके, क्योंकि मल्टीपल है ना 1 से, 3/2 ये यूं लिख लिया, और ये मैंने 1/3 3b माइनस ए वैसे लिखा, क्योंकि मुझे पीबी बनाना है किसी तरह से, इनको एक मल्टीपल में लिखना है। अगर ये ए आर और पीबी में एक सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हुआ तो दे विल बी पैरेलल, वो फिर पैरेलल होंगे। अब यहां से हम इसको, ये ए आर इज इक्वल टू 3/2, ये क्या है, ये तो पीबी के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया हुआ था ऊपर ये, तो दिस कैन बी पीबी, ये पीबी आ गया। तो इसका मतलब है ये दो वेक्टर्स ए आर और पी आर विद द कांस्टेंट मल्टीपल के, दिस इंप्लाई दैट ए आर इज पैरेलल टू पीबी, तो ये पीबी के पैरेलल होते हैं। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनमें कांस्टेंट मल्टीपल, उनमें सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है, नथिंग।
होते वो साइड या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टार्ट टू एंड आप लाजमी देखें इसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो ताकि आपको ये मैंने 6 यस 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5, इन द डायग्राम ट्राइंगल ओ ए बी और ओ सी डी आर सिमिलर, ये सिमिलर है, गिवन है। ओ ए आपके पास ए है, ओ बी बी है, और बी सी भी गिवन है, बी सी ये आपके पास 4a माइनस बी है। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म ऑफ ए एंड बी। ए बी वेरी सिंपल, फिर वही बात, पाथ बनाए, ए से ओ जाए, हर वेक्टर इस तरह से सॉल्व हो जाता है ओ बी। तो ये आपका माइनस ए प्लस बी, दिस कैन बी रिटन एज बी माइनस ए सी फाइंड करना आपने, ए सी। आप ए पे खड़े हुए हैं, ए सी, ए सी आपने फाइंड करना है, ए बी एंड बी सी। ए बी अभी हमने फाइंड किया, और बी सी ऑलरेडी गिवन है आपके पास। ए बी आपके पास बी माइनस ए, ये हमने फाइंड किया अभी, और बी सी गिवन है 4a माइनस बी। तो ये आपके पास बी बी से कैंसिल हो गया, दिस इज 3a, यानी कि ये आपके पास a है तो ये 3a है। ये 1 और 3 की रेशियो में है, तो पूरा ये 4 है यहां से यहां तक। ओसी आपके पास 4 रेशियोज में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आता है सी डी। तो सी डी फाइंड करना है हमने, सी डी, ये सी डी फाइंड करना है। तो अब देखिए क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, अब हम अगर सी डी करते हैं तो सी बी तो है हमारे पास बी सी, लेकिन बी डी नहीं है। तो क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है, आपके पास ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। अगर ये सिमिलर गिवन है तो फिर आप इनकी डिंग डोंग इक्वेशन बना सकते हैं, ओ सी और ए बी ओवर सी डी। बस ये काफी, यानी कि वो जो प्रोपोर्शनल इक्वेशन होती, ओ ए आपके पास ए है, ओ सी आपके पास 4a होगा क्योंकि ये 3a ये है, और ये ए भी आपके पास है b माइनस ए, और ये सी डी आपने फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, इसको इससे कैंसिल कर दें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बी माइनस ए। देखिए ए बी माइनस ए है, तो ये इसका बी माइनस ए का 4 टाइम होगा। वैसे डायरेक्ट भी पता लग रहा है कि ये आपके पास 1 और 4 की रेशियो है, इस ट्राइंगल में और बड़ी ट्राइंगल में 1 और 4 की रेशियो है। तो इसके कंपोनेंट्स में भी 1 हो, ये अगर ए बी माइनस ए है तो ये 4 टाइम ऑफ बी माइनस ए होगा। तो ये आपकी सिमिलैरिटी से भी पता लगता है इसको। तो ना, और इसने हमने इक्वेशन से सॉल्व भी कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है इसमें, वो है find in simplest form the ratio of perimeter of OA and perimeter of OCD। तो वेरी सिंपल, देखिए हमने यहाँ ए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में भी रेशियो वही होती है। रिमेंबर कि जब दो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, उनके एरिया भी प्रोपोर्शनल होते हैं, एरिया स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके वॉल्यूम, उनके पेरीमीटर सब सेम रेशियोज में होते हैं। तो ओ और इसके पेरीमीटर भी 1 और 4 की ही रेशियो होगी। अब वो कहता है ओ बी और ये ट्रेपीजियम, ओ ए बी और ट्रेपीजियम की हमने देखना, देखें ट्रेपीजियम कहाँ है आपके पास, ये रहा, उसके ट्रेपीजियम के एरिया में है। एरिया के साथ उसने पूछा है कि एरिया के ट्राइंगल और इनके एरिया में। तो अब क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स हैं, तो एरिया जो है आपके पास ये वही एरिया 1 ओवर एरिया 2, L1 ओवर L2, क्योंकि सिमिलर ये है, इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होते हैं। क्योंकि उसने ये ट्राइंगल और इस ट्रेपीजियम का पूछा, ट्राइंगल ट्रेपीजियम के सिमिलर नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल का एरिया और बिग ट्राइंगल का एरिया पहले फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ओ ए बी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी, ये फाइंड करेंगे। तो आपके पास ये 1 का स्क्वायर और दिस इज 4 स्क्वायर, तो 1 and 16 की रेशियो है।
तो आपके पास ये 1 है, ये पूरा 16 है, तो फिर आपके पास ट्रेपीजियम 15 आ जाएगा। तो आपके पास फिर उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी और रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जो है वो आपके पास ए बी, ए सी डी बी, इसमें 1 और 15 की रेशियो होगी। इस तरह से हम इसको करते हैं, और ये लाजमी इस तरह के पार्ट आते हैं और वो इसी तरह से ही सॉल्व होते हैं। ये ख्याल रखिएगा, 2-3 टिप्स आपको मैंने दिया और ये थोड़ी सी सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखें लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थे आपके, इसके लिहाज से आप इस तरह से बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली ये पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर कि ये आपके पास गिवन है यहाँ पे ये पार्ट कि OAB is a triangle and OBDC is a rectangle where OD आपके पास गिवन है, BC intersect at E, F is a point on CD, ये CD पे एक F पॉइंट है, such that CF is CD, CF 3/4 of CD, CF यानी कि ये आपके पास 3/4 of CD है, CF, तो ये यानी कि 3 पार्ट है, तो ये 4 पार्ट है, और टोटल ये 7 पार्ट्स बनते हैं, ऐसे गिवन है। तो ये आपके पास, तो दिस इज सी डी, तो ये आपके पास एक्सप्रेस सिंपली ए बी फाइंड करना है। तो देखिए पूरे क्वेश्चन को रीड करें, उसके कंटेंट्स को नोट करें, और फिर वही पाथ ए बी फाइंड करना है। 2 लेटर्स, आप ए पे खड़े हुए हैं, आपने बी के पास जाना है, तो ये चले जाएं आप ए ओ प्लस ओ बी, तो वेरी सिंपल, माइनस ए प्लस बी, दिस कैन बी रिटन एज बी माइनस ए। इसी तरह ओ ई फाइंड करना है, ओ ई इज द हाफ ऑफ ओ डी, वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ ओडी, ओडी फाइंड कर लें आप, हाफ ओडी का पाथ बनाएं, ओ सी, आप ओ पे खड़े हुए हैं, और सी डी, तो हाफ ओ सी क्या है आपके पास, सी है, और ओ सी डी वही है जो ओ बी है, तो प्लस बी, ये आपके पास आ गया। ई एफ, ई एफ हमें फाइंड करना है। अब देखिए मैं इसे क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, कि ई एफ हमने फाइंड करना है, ई एफ, ये तो वेरी सिंपल, फिर वही बात, आप अपना पाथ बनाएं बस, ई एफ है, आप ई पे खड़े हुए हैं, आप ई पे खड़े हुए हैं और आपने एफ के पास जाना है, तो आप ई से ओ चले जाएं, जो गिवन है उनको यूज करें, ई ई ओ सी। मैं फिर बार बार आपको गाइड कर रहा हूं कि आप पाथ डिस्क्राइब करें हेड टू टेल रूल का, तो सी एफ, तो आपका हर वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ देखता हूं ई पे खड़ा हूं, मुझे किस रास्ते से जाना है, ये मेरे पास गिवन है ई ओ, मैं यहां से पुट कर सकता हूं, ओ सी ऑलरेडी गिवन है, सी डी सी एफ जो है वो सी डी का पार्ट है मेरे पास, बी बाई ये 4/7 पार्ट आ जाएगा, तो दिस इज ओ ई ओ आपके पास ये रहा, ये हाफ सी प्लस हाफ बी, यस हाफ ऑफ सी डी, या बिल्कुल ये हो गया। उसके बाद ओ सी आपके पास सी है, सी एफ क्या है, सी एफ देखिए यहां से ये गिवन है आपके पास, सी एफ ये 4/3 टाइम ऑफ सी एफ फाइंड करना है ना, तो ये 3/4 टाइम ऑफ सी डी भी है आपके पास, ये आ गया, ये सी एफ की वैल्यू आ गई, ये गिवन है आपके पास यहाँ पे। आप सिंप्लीफाई कर लें, ये सी इसके साथ सॉल्व होगा, हाफ सी के साथ, और प्लस सी, ये आ जाएगा आपके पास 3/2 सी, ये हाफ बी और ये सॉल्व होंगे, एलसीएम 4 आएगा इसका, ये 2b प्लस 3b, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/2 C प्लस 5b/4। अगर अब आप 1 क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एलसीएम ब्रैकेट में ना हो, 1/4 कॉमन लेते हैं, तो दिस इज 6c प्लस 5b, ये सिंपल आपके पास ई एफ आ गया आपके पास। तो ये आप याद रखें ई एफ को, ये मैं इसको ये अंडरलाइन, क्योंकि मे बी आगे यूज हो आपके पास ना इस तरह से। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या पार्ट पूछा उसने। उसने जी कहा है कि ओ जी आपके जी ए बी पे एक पॉइंट है, और ओ जी आपके पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हम इसे फिर बाद में यूज कर सकें, क्योंकि मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। तो ये आपके पास है 3/5 ए प्लस
2/5b। तो ये इसके अकॉर्डिंग अब देखें हम इसे, और फाइंड ए जी फाइंड करना है आपने। तो वेरी सिंपल, आप फिर वही हेड टू टेल रूल बनाएं बस। हेड टू टेल रूल से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये ऐसे है कि आपके पास ये जी यहां कहीं है, ये फर्ज किया जी है, आपको ए जी फाइंड करना है, ये ए जी। तो वेरी सिंपल, आप ए पे खड़े हुए हैं तो ए से ओ चले जाएं, और ओ जी ऑलरेडी आपको गिवन है। तो वेरी सिंपल, इसमें वैल्यू पुट करें, ये माइनस ए होगा, ये आपके पास 3/5a प्लस 2/5b। तो वेरी सिंपल, ये इससे एलसीएम लेंगे, 5a माइनस 3b, तो माइनस 2/5a प्लस 2/5b। इसमें से हम 2/5 कॉमन लेंगे, 2/5, दिस इज b माइनस ए, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं कि ए जी आपका जो है, ए जी आपके पास इसके इक्वल है 2/5 और b माइनस ए। तो ये इसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा उसने, कि नेक्स्ट पार्ट, ए जी और जी बी। ए जी आपके पास है 2/5 b माइनस ए, और जी बी आपके पास कहाँ है, जी बी, बिल्कुल जी बी भी बना लेते हैं हम। जी बी आपके पास ये यहां से, ओके, क्योंकि हमें ए जी और जी बी की रेशियो लेनी है, तो हम जी बी भी बना लेते हैं। ये देखिए, मैं जी बी हम यहाँ बना लेते हैं, जी बी जी बी क्या है, ये जी है आपके पास, तो जी से ओ चले जाएं और ओ से बी आ जाएं, तो ये आपके पास जीओ तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, ये रहा नेगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि ये ओ जी है, तो जीओ आपके पास 3/5a माइनस 2/5b एंड प्लस बी, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, एंड नाउ दिस इज माइनस 3/5a, ये 5 और इसमें से 2 जाएगा, तो ये प्लस 3/5b। अब इसमें से 3/5 कॉमन लेंगे, b माइनस ए, ये आपके पास आएगा। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये है आपके पास 2/5 b माइनस ए, ये है आपके पास 3/5 b माइनस ए। तो रेशियो है, सेम फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, 5 डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लेके ये भी कैंसिल, सिर्फ 2 और 3 की रेशियो, यानी कि ये आपके पास 2 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स है, टोटल ये 5 है। वैसे भी पता लग रहा है कि आपके पास ये 3/5 और 2/5 है ना इसका, तो ये डायरेक्ट भी पता लगता है, 2 और 3 में ये डिवाइड हो रहे हैं। ओके, ये 2 और 3 की रेशियो है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछता है वो आपसे, लास्ट पार्ट आई थिंक इसका, ये शायद हो गया है, देखते हैं क्या है ये। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके जी, ये यही आपने रेशियो पूछी थी उसने, कि अच्छा नहीं, ये यहाँ पे ये है, फिर आगे वो कहता है एक्स एफ जी इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी डी एज पॉसिबल, एज सिंपली एज एफ जी फाइंड करना है, एफ जी आपने फाइंड करना है, वेरी सिंपल, उसी तरह से आप इसे करेंगे बाई हेड टू टेल रूल। यस, ये आपका एफ है, ये जी है, पाथ डिस्क्राइब कर ले, ये फाइंड करना है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, एफ जी फाइंड करना है हमने, एफ जी, हेड टू टेल रूल, एफ से सी चले जाएं, एफ से डी आ जाए, ये चले जाएं, ये कर लें, या यहां से चले जाएं, इस पाथ से चले जाएं, मर्जी आपकी। देखें मैं इसको ये कर लेता हूं, एफ सी प्लस सीओ प्लस ओ जी, ये मेरा पाथ बन गया, एफ जी हो जाएगा। तो एफ सी कितना, अभी हमने सी एफ फाइंड किया था, सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ जो है वो आपके पास गिवन था, वो 3/4, सी एफ क्वेश्चन में गिवन था 3/4 ऑफ सी डी, तो वो सी एफ है, ये एफ सी है, तो माइनस सी डी आपके पास बी है, और ये माइनस सी हो जाएगा क्योंकि ओ सी सी है, ओ जी ऑलरेडी आपने यहाँ पे गिवन था, ये नीचे पार्ट में 3/5a प्लस
2/5b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये a तो वैसे ही रहेगा 3/5a, बी के साथ होगा, इन दोनों का एलसीएम जो है ये आपके पास बाद में लिख लेना, इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा, 4 5 जा 5 3 जा 15, 15b, 5 4 जा 8b, और ये -c वैसे ही। तो ये आपके पास 3/5a, ये इसमें से जाएगा प्लस माइनस 7/20b और -c ये आ गया। अब इसको आप चाहे एलसीएम ले ना लें क्योंकि लास्ट पार्ट है, यूज नहीं होना, बस दिस इज फाइनल आंसर। तो रिमेंबर बेटा, पूरे वेक्टर्स के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन को केयरफुली अंडरस्टैंड करें, उसके बाद मैंने सिर्फ आपको 3 टिप्स दी हैं कि हेड टू टेल रूल बनाएं, पाथ बनाएं, यानी कि आपको ए बी जाना है तो ए पे खड़े हुए हैं, ए से ओ जाए और ओ से बी चले जाए, पाथ लिख लें हेड टू टेल का और उसकी वैल्यू पुट कर लें और वही पाथ बनाएं जो आपके पास गिवन है, और वो होता है। उसके बाद दूसरी टिप है कि आपको पोजीशन वेक्टर का पता होना चाहिए और उसके कॉलम वेक्टर्स का पता होना चाहिए। तीसरी टिप है कि एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। 90% पोजीशन वेक्टर क्वेश्चंस में लाजमी होता है। और उसके बाद लास्ट में आपको एरिया और सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज आना चाहिए। तो ये वेक्टर है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और स्टार्ट टू एंड लास्ट मेरी वीडियो देखें, बाकी इसका ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे टॉपिक दूसरी भी वीडियोस आजम हुसैन मैथमेटिक्स चैनल्स पे मौजूद हैं। पास्ट पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं, अभी आपका पेपर 2 होने वाला है स्पेशल एग्जाम में, तो आप पास्ट पेपर की तैयारी लाजमी करें वहां से। जब आप उसे 4 5 पेपर सॉल्व कर लेंगे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।